जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसरून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। आज मैं एक बड़ी दलील के साथ बात करने लगा हूँ कि दूसरी जंग अजीम के दौरान जो जापान ने सरेंडर किया था उस वक़्त के हालात और आज के मुल्की हालात में क्या मुमासलत है। जब जंग अजीम दोम थी तो जापान उस वक़्त बहुत छाया हुआ था। एक तरफ पूरी दुनिया थी, दूसरी तरफ जर्मनी और जापान थे और जापान ने बहुत सारे इलाके फतह करके वहाँ तहादिया की फ़ौज को उन्होंने कैदी बनाया हुआ था और वो बहुत आगे बढ़ रहे थे। तो उस वक्त जो जापानी थे, जापान की जो हुकूमत थी, उनके जो अदारे थे वो बहुत अग्रेसिव थे। जैसे आज पाकिस्तान के अदारे और हुक्मरान अग्रेसिव हैं, इसी तरह उस वक्त भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। और उस वक्त अगर मैं पूरी डिटेल में आऊँगा तो कई घंटे दरकार हैं, लेकिन मैंने 2-4-5 मिनट में वीडियो को मुकम्मल करना है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए गए, दिनों एक पायलट गिरफ्तार हो जाता है अमेरिका का, अब उसे हवाले कर दिया जाता है पंजाब पुलिस के, सॉरी यार पंजाब पुलिस मुंह से निकल गया, जापानी पुलिस के। खैर दूसरी जंग अजीम के दौरान के जो वहाँ के अदारे थे और आज के जो पाकिस्तान के अदारे हैं ये एक जैसे ही हैं। अब उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं एटम बम के बारे में। जो पायलट था उसे पूछने लगे ये जो बम गिराए गए हैं ये क्या चीज़ है। उसने कहा जी मैं नहीं जानता। उन्होंने पूछा और कितने हैं उनके पास, उसने कहा जी मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि और टारगेट कौन कौन सा शहर है, उसने कहा जी मुझे नहीं पता। बजाय इस पे कि वो तहम्मुल पे से बुर्दबारी से उसकी तफ्तीश इंटेरोगेशन करके हकायक तक पहुंच गए, उनको बहुत जल्दी थी। जिस तरह से अब पीटीआई को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा जल्दी है ना, इसी तरह उनको भी बहुत जल्दी थी और उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया। अब तशद्दुद से बचने के लिए उसने कहा जी मुझे कुछ सोचने का मौका दो। अब उसने बचपन से लेके उस वक्त तक थोड़ा जो उसने तालीम हासिल की थी, जो सुन-गिन थी, अपने जहन में एक प्लान बनाया एटम बम के बारे में और एक फरसुदा सा अपने ज़हनी इख्तरा से बना के उसने सुना दिया कि जी ऐसे ऐसे करके ये बम तैयार किया गया। उन्होंने कहा जी अब बताओ किसके पास बम और कितने। उसने कहा जी कोई नहीं है, कोई नहीं है। उन्होंने फिर मारना शुरू कर दिया। उसने कहा जी मुझे छोड़ो मैं बताता। अब उसने डरते डरते उसने कह दिया जी 100 बम है उनके पास। उन्होंने कहा जी वेल डन, जबरदस्त खबर। रिपोर्ट ऊपर भेज दी गई, ऐसे ऐसे एटम बम तैयार हुआ 100 बम। उन्होंने कहा अब बताओ कि उनका टारगेट और शहर कौन कौन सा है। उनकी अकल में नहीं आ रहा था कि एक पायलट को क्या खबर मनसूबा साजों की। उसने कहा जी मुझे नहीं पता। उन्होंने जनाब छतरौल शुरू कर दी। जब खूब छतरौल हुई तो उसने बचने के लिए कहा जी मुझे सोचने का कुछ मौका दो। उन्होंने मौका दे दिया। अब उसने याद करना शुरू कर दिया कि जापान के किस किस शहर का नाम आता है। जितने जापान के शहर के उसे नाम याद थे ना, उसने सारे याद करके लिखवा दिए कि इस शहर पे आइंदा अटैक होना है। उन्होंने कहा जी वेल डन, जबरदस्त। रिपोर्ट ऊपर चली गई। जब ऊपर गई तो वो सर पकड़ के बैठ गया कि 100 बम अगर यहां गिराया गया तो पूरा जापान बलिया मेट हो जाएगा। उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसी तरह से पीटीआई के पास भी 3 बम थे, एक रियासत मदीना, एक ईया का नाबदुआ, ईया का नस्ताइन, एक जहाज। और इन तीनों बमों से उनकी जो मुराद थी वो यही थी कि रियासत मदीना वोट के जरिए, असम्बली के जरिए, जो कि नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिया का नब्दुआ, हिया का नस्ताइन का उसका मतलब ये था कि अवाम जो है ये अपने दिलों से खौफ निकाल दे। सियासी तौर पे जो इन्होंने दिलों के अंदर दूसरों का डर खौफ बैठा रखा है वो निकाल दे। और जिहाद का मतलब ये था कि हर बंदा अपना राय हक दही इस्तेमाल करे और तब्दीली आ जाएगी। अब खान साहब ने क्या किया कि रियासत मदीना तो दौरे इक़्तिदार में यूज कर लिया, एक बम वहां यूज हो गया टेस्ट में।
आगे या का नाबुदू या का नस्ताइन जो था वो जब साइफर लहराया जैसे कि ये वहां यूज हो गया, एक बम रह गया पीछे। वो जिस दिन ज़मान पार्क पे पुलिस गिरफ्तार करने जाती है, जहाज वाला वहां बम इस्तेमाल हो जाता है। अब वो फारग है। अब क्या होता है कि अदारे गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। अब गिरफ्तार कौन लोग हो रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि हवालात किसे कहते हैं, गिरफ्तारी किसे कहते हैं, जेल किसे कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, इंटेरोगेशन किसे कहते हैं। हर एक के दिल में जहन में सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी थी, और डेमोक्रेसी से हट के उनके जहन में कोई प्लान, कोई बात नहीं थी। उनसे पूछा जी बताओ पीटीआई का प्लान क्या है, आपकी लीडरशिप चाहती क्या है, रियासत मदीना से क्या मुराद है, या का नाबदू या का नस्ताइन से क्या मुराद है, जहाज से क्या मुराद है। तो उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की। उन्होंने कहा नहीं। ऊपर से उन्होंने कहा कि नहीं, इनके अंदर से खबर निकालो। जब उनको टाइट किया गया तो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जितना सुन रखा था या महफिलों में जितना सुन रखा था कि तालिबान क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, या BLF जो बलोच लहदगी पसंद तहरीक है वो क्या करते हैं, या लाल मस्जिद वाले क्या करते हैं, तो उन्होंने ये कहानियां सुनानी शुरू कर दी कि इस तरह का करके इनकलाब लाना चाहते हैं। और माइन खान साहब का जो है वो उनके करीबदार है। अब हजारों गिरफ्तार करके और इनको बार बार ये चीजें रटाई गई। एक दफा स्टेट में ले लेते तो उनके जहनों से निकल जाता। जो उनके लाशऊर में अरबों खरबों वर्ड्स होते हैं, उनको तंग करके सोचने का मौका जब देते थे तो वो लाशऊर में से निकाल निकाल के अल्फाज कहानियां बनाते गए। और फिर उनको कहा गया कि जो बयान आप लोगों ने लिखा दिया इस बयान में फर्क नहीं आना चाहिए। तो वो लाइट असल में चली गई थी, अब दोबारा लाइट आई है। अच्छा, इन्होंने अब क्या किया है, उनसे सवालात ऐसे करने शुरू किए कि देखो, जब अफगान तालिबान कामयाब हुए तो खान साहब ने उनको आज़ादी पे मुबारक दी कि हकीकी आज़ादी अब आ गई है। तो यहाँ भी हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, और उन्होंने हकीकी आज़ादी हासिल की जिहाद बिल कत्ताल से, असला उठाया। और इसी तरह मदीने की रियासत जंगो जदल के बाद कायम हुई, जहाज से कायम हुई। इस तरह के सवालात करके अब उन लोगों ने जान छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ कहानियां उनको सुनाना शुरू कर दी। जब उनका एक बयानिया मुकम्मल हो गया, कुछ इन्होंने सपोर्ट किया उनको बयानिया बनाने में, फिर जगह जगह उनसे बयान लिए गए और उनको यह कह दिया गया कि किसी लफ्ज का फर्क नहीं आना चाहिए। अब ये हजारों वर्कर जो हैं, इनके ज़हनों में वो कुछ नहीं था जो डाल दिया गया। जैसे लीडर क्वेश्चन किए जाते हैं इस तरह करके। अब क्या है कि अल्लाह की जात सबसे ज्यादा उस वक्त याद आती है जब तमाम असबाब खत्म हो जाते हैं। दौरान गिरफ्तारी ना तो उनकी मुलाकातें हो रही थी, ना उनको पता था ना आगे का ना पीछे का, और उन्हें कोई सपोर्ट, कोई हमायत नजर नहीं आ रही थी। तो उस वक्त वो सदके दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह को याद कर रहे थे। और जब अल्लाह को याद किया जाता है बिल्कुल डायरेक्ट, तो अल्लाह की मदद आती है। फिर इनको ट्रीट ऐसे किया गया जैसे टीटीपी वालों को किया जाता है, जैसे बलोच अलहदगी पसंदों को किया जाता है, जैसे लाल मस्जिद वालों को किया गया। इस तरह जब इनको ट्रीट किया गया, और कैदों के दौरान जो नमाज नहीं पढ़ते थे उन्होंने नमाज भी शुरू कर दी, कुरान पाक तर्जमे के साथ शुरू कर दिया, कुरान पाक की तफसीर पढ़ना शुरू कर दी। एक सियासी बयानिया उनको जब तफसीरों में से मिला, जब कुरान के तर्जमे में से मिला कि हक ने बातिल के खिलाफ क्या करना है, उनके माइंड सेट बनना शुरू हो गए।
जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया था तब अमेरिकी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के कुछ अफसरान को मिला के एक ज्वाइंट इंटेलिजेंस टीम बनाई गई थी। और इस वक्त के जो ये ऑफिसर थे, इन्होंने चौके मिलके काम किया था, एक दूसरे से दोस्तियां तल्लक बन चुके थे, उनमें से बाद अभी तक उनके लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ से अमेरिका और यूरोप को रिपोर्ट्स ये गई कि ये जो इमरान खान है या ये जो पीटीआई है, ये तालिबान तर्ज का निजाम मुल्क में लाना चाहते हैं। तो जब ऐसी आई तो उनकी सपोर्ट भी हासिल हो गई यहां पे। अब क्या है, एक सियासी तहरीक को एक मजहबी तहरीक में तब्दील कर दिया जाता है। जब मजहबी तहरीक में तब्दील कर दिया जाता है, इनके माइंडसेट बदल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े क्लीन शेव, वहां पे दाढ़ियां रख के आ गए, दीन की तरफ, मजहब की तरफ रागब हो गए। अब होना क्या है, अब होना यह है, या तो हुकूमत ये करती, जब इमरान खान को उतारा था फौरी इलेक्शन करवा देते तो पीटीआई हार जाती। उसके बाद जब ये अवाम में निकला और अवाम ने इसका साथ दिया, तब भी अगर ये इलेक्शन करवा देते तो हल्की फुल्की धांधली से इसको हराया जा सकता था। लेकिन जब किसी पे जबर किया जाता है तो ऊपर से ना सही अपने अंदर से इंसान इतना मजबूत हो जाता है, इतना स्टेल हो जाता है, जो अज़म कर लेता है उसे वो पूरा करता है। अब जो जापान की मैंने मिसाल दी है, अगर वो जबर ना करते, अगर वो हौसले से हकायक को मद्देनजर रख के जंग लड़ते तो अभी वो जंग मजीद चल सकती थी और जंग बंदी हो सकती थी, इनको सरेंडर ना करना पड़ता। अब देखो, जो बलोचों के साथ हो रहा था, आम पब्लिक यहाँ की यही कह रही थी कि वो दहशतगर्द हैं, वो गद्दार हैं। जो टीटीपी के साथ हो रहा था, सारे ये कह रहे थे वो दहशतगर्द हैं, वो गद्दार है। सारा कुछ ऐसा है क्योंकि उनको अदारे जिस तरह से भी ट्रीट कर रहे थे, अवाम की मुकम्मल सपोर्ट और हमायत हासिल थी अदारों को। जब अदारों ने वही तरीका अपनाया पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई को भी वैसा ही ट्रीट किया जैसे उन लोगों को ट्रीट किया जाता था, तब इन्होंने देखा कि यार हमारे साथ तो वो कुछ हो रहा है जो दहशतगर्दों के साथ हो रहा था। इसका मतलब ये है कि जो वो कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो वो तो सच्चे है, क्योंकि वही अंदाज हमारे साथ अपनाया जा रहा है। जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते ही नहीं है और हर बात अख्तियार करते हैं और हर किस्म की झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं और अदालतों के अहकामात मानने से अनकारी हैं और उठा के गायब कर देते हैं। जिसको जो दिल चाहता है वो करते हैं। यही कुछ तो हम अशरों से देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में और वजीरिस्तान में और अपना बालाकांड में, इन इलाकों में, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में यही कुछ तो हो रहा था जो हमारे साथ हो रहा है। इसका मतलब कि वो भी सच्चे थे जिस तरह आज हम सच्चे हैं। इनके माइंड सेट चेंज हो गए, वो सियासी से मजहबी हो गए, वो सियासी से इनकलाबी हो गए। जिस तरह जापान वालों ने, उस वक्त अमेरिका इतनी बड़ी ताकत नहीं था, लेकिन उनकी गलत इन्वेस्टिगेशन ने, गलत तफ्तीश ने और एक देवमालाई किस्म की दास्तां बना के अमेरिका को पेश किया कि अमेरिका चाहे तो पूरे मुल्क को निस्तो नाबूद कर सकता है। फिर क्या हुआ, वो सरेंडर कर गया और अमेरिका वो कुछ नहीं था। अमेरिका सुपर पावर नहीं था उस वक्त। जापान के सरेंडर करने ने उसे सुपर पावर बना दिया। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि अमेरिका उससे भी बड़ी ताकत बन गया। जितनी बड़ी ताकत बना के जापान के अदारों ने उस वक्त के पॉलिसी साजों के सामने पेश किया था कि अमेरिका
इतनी बड़ी ताकत है। इसी तरह हमारे अदारों ने भी, पीटीआई वो कुछ नहीं थी जो इनकी इन्वेस्टिगेशन ने, जो इनके पलायन और पॉलिसियों ने उनको बना दिया है। अनकरीब दुनिया ये नज़ारा देखेगी कि ये लोग मुल्क के अंदर कौन सा किरदार अदा करते हैं। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।